बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सितंबर 2022 के अटैम्प्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं और टैक्स ईयर 2023 जो हमारा लेटेस्ट टैक्स लॉ है उसके मुताबिक हम इसे सॉल्व करेंगे। दिस पर्टिकुलर वीडियो इज़ अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस अटैम्प्ट। सो दिस क्वेश्चन इज़ अबाउट एन इंडिविजुअल, हिज नेम इज़ मिस्टर नासिर। और नासिर साहब करते क्या हैं ये हमें पता चल जाएगा फर्स्ट पैराग्राफ से। ही इज़ हेड ऑफ़ फाइनेंस इन एपीएल और जिस साल का इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो उसका ईयर एंड डेट 30 जून 2022 है। सो इट इज़ अ नॉर्मल टैक्स ईयर। सवाल के रिक्वायरमेंट में अगर आप इसके मार्क्स देखें तो इट्स अ 16 मार्क्स क्वेश्चन। सो यू हैव मैक्सिमम 29 मिनट्स इन एग्जाम सिचुएशन टू सॉल्व इट। जो पार्ट ए है विच इट रिक्वायर्स यू टू कंप्यूट थ्री थिंग्स: टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम और फिर टैक्स लायबिलिटी या रिफंड अगर बनता है तो वो फाइंड आउट करना है आपको। पार्ट बी में वो ये पूछ रहे हैं कि एपीएल ने नासिर को एक घर दिया था रहने के लिए और एपीएल के लिए उसकी टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है ये आपसे सवाल किया गया है। सो हम जब उस रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन पे पहुंचेंगे तो हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे। सो क्विकली विल मेक आवर फर्स्ट वर्किंग फॉर सैलरी इनकम। और सैलरी का इन्फॉर्मेशन हमें स्टार्ट से जो मिल रहा है वो इस टेबल में तीन आइटम्स दिए गए हैं: बेसिक सैलरी, मेडिकल अलाउंस और कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। ना ये जो मेडिकल अलाउंस है इसके अलावा बेसिक सैलरी भी फुली टैक्सेबल होता है और कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस भी फुली टैक्सेबल होता है। किसी भी इनकम के टैक्सेबल होने की बेसिस ये है कि वो एग्जेम्पशन में लिस्टेड नहीं है। हाँ, अलबत्ता मेडिकल अलाउंस के केस में आप जो एग्जेम्पशन है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसके लिए ज़रा हमें नोट्स पे जाना पड़ेगा। सो नोट्स पे ज़रा जाकर देखते हैं कि जो हमने जो मेडिकल अलाउंस है उससे मुतालिक क्या पढ़ा हुआ है। सो मेडिकल अलाउंस इज़ एक्चुअली एग्जाम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। लेकिन अगर साथ में आपको मेडिकल फैसिलिटी भी मिल जाए, यानी ये दोनों चीज़ें मिल जाए, मेडिकल अलाउंस भी और मेडिकल फैसिलिटी भी, तो फिर आपकी मेडिकल फैसिलिटी एग्जाम्प्ट रहती है अगर वो इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, और मेडिकल अलाउंस जो है वो टोटली टैक्सेबल हो जाता है। सो दैट्स व्हाट द टैक्स लॉ सेज। सो हम वापस अपने सवाल पर आ जाते हैं एंड वील सी के सवाल में कोई और ऐसी इंफॉर्मेशन है या नहीं। सो बिल्कुल है जी, सवाल में हमें बताया हुआ है कि देयर इज़ हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस ये होता है कि आपका एम्प्लॉयर इंश्योरेंस कंपनी को एक प्रीमियम पे करता है और इंश्योरेंस कंपनी फिर आगे हॉस्पिटल को पेमेंट करती है आपकी जितने मेडिकल अखराजात हैं उसके। सो हेल्थ इंश्योरेंस आपकी हुई भी है और इसके लिए एपीएल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है 1 लाख रुपए का और इंश्योरेंस कंपनी 5 लाख रुपए का खर्चा करती है। सो ये खर्चे जितने भी हो रहे हैं इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस इज़ अ मेडिकल फैसिलिटी जो कि इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इसको मिल रही है, बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है। तो इसका मतलब है कि इट विल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स जो मेडिकल फैसिलिटी है, और मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल हो जाएगा। सो आफ्टर गेटिंग दिस अंडरस्टैंडिंग हम क्या करते हैं जी, हम करते ये हैं कि बेसिक सैलरी को और मेडिकल अलाउंस को, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस को 12 से मल्टीप्लाई करके अपनी इनकम का पार्ट बना लेते हैं, कुछ भी अमाउंट एग्जाम्प्ट नहीं रहेगी। नेक्स्ट आइटम इज़ रेजिडेंशियल हाउस। ये ही वो एरिया है जिसके बारे में वो थेरेटिकली आपसे पूछ भी रहा है कि इसके लिए एम्प्लॉयर के लिए टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है। एक रेजिडेंशियल हाउस है जो कि एपीएल की मिल्कियत है और ये बगैर किसी किराए के इसने दे दिया है। इसकी एक्चुअली रेंटल वैल्यू तो 3 लाख पर मंथ है। सो एपीएल ने चूंकि अपने एम्प्लॉई को ये दिया है, वो रेंट पे नहीं दे रहा, तो उसके लिए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी तो कंसिडर नहीं होगा क्योंकि वो तो बाकायदा ये तो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक उसको दिया उसने। वो प्रॉपर्टी इनकम तब बनता है जब एक बोनाफाइड टेनेंसी हो और एक किराएदार हो जो आके वहाँ रह रहा हो, तो ऐसा नहीं है। सो अब यहाँ पे अगली चीज़ देखनी ये है कि जो एम्प्लॉई है उसके लिए क्या होगा। सो 3 लाख रुपए पर मंथ उसकी वैल्यू है जो घर उसको रेंट पर दिया गया है। सो ज़रा नोट्स में जाकर देखते हैं कि अगर एम्प्लॉयर की तरफ से आपको अकोमोडेशन मिल जाए तो उसको वैल्यू कैसे करते हैं। दो वैल्यूज़ देखना है आपको: अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड इफ़ अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड। तो 3 लाख रुपए माहाना किराए का घर अगर उसने उसको दिया है तो एक तरह से 3 लाख रुपए ही दिए हैं। तो इस अमाउंट को कंपेयर किया जाता है एनुअल रेंटल वैल्यू को 45% ऑफ बेसिक सैलरी से, और इन दोनों में जो हायर वैल्यू होती है उसको फिर हम इनकम बना देते हैं। सो लेट्स गो बैक टू आवर क्वेश्चन। अब हमारे लिए आसान है। अब हम करेंगे ये
कि अकोमोडेशन की वैल्यू बनाने के लिए व्हाट आई विल डू इज़ कि हम अकोमोडेशन को एनुअल रेंटल वैल्यू जो इसकी है यानी कि 3 लाख उसको मल्टीप्लाई बाय 12 करें और फिर अपनी बेसिक सैलरी जो ऊपर आपने अभी लिखी थी उसका 45% निकालें और फिर देखें कि इनमें से हायर वैल्यू कौन सी है। सो हायर वैल्यू विल बी इंक्लूडेड इन योर टैक्सेबल इनकम। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज़ अबाउट अ कंपनी मेंटेन्ड कार। कंपनी मेंटेन्ड कार का मतलब क्या होता है जी कि कंपनी ने उसको मेंटेन भी करना है और गाड़ी आपको प्रोवाइड की हुई है। ये लीज़ पर लिया गया है व्हीकल ऑन 1 जुलाई 2020 एट एनुअल रेंटल ऑफ। सो आपको एक तो एनुअल रेंटल्स दिए गए हैं, उसके बाद इसकी फेयर मार्केट वैल्यू दी गई है जब ये आपने लीज़ पे लिया था तब की और ईयर एंड डेट की तब की। 70% ऑफ द कार इज़ यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस वाइल 30% फॉर पर्सनल यूज़। सो ऑफिशियल एंड पर्सनल दोनों मकासद के लिए ये गाड़ी इस्तेमाल होती है। सो हमें पहले ये देखना होगा कि टैक्स लॉ हमें क्या कहता है, टैक्स लॉ की तालीमात क्या हैं इस ऐसी सिचुएशन पे। सो लेट्स गो टू आवर नोट्स और सैलरी में आप डेफिनेशन में ही हमने कन्वेंस फैसिलिटी पढ़ा था कि अगर लीज़ पर आपने व्हीकल लिया, व्हीकल लीज बाय एम्प्लॉयर, तो आपको और उसका ऑफिशियल एंड पर्सनल दोनों यूज़ हो तो आप क्या करेंगे 5% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू एट कमेंसमेंट ऑफ लीज, बस ये आपने इनकम में शामिल करना है। लेट्स मूव बैक टू आवर क्वेश्चन। और यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया हुआ ये है कि आपको इसने यूजेज में एक परसेंटेज दी हुई है, इसका यहाँ पे तो कोई रोल नहीं है, आपने सिर्फ जो फेयर मार्केट वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ लीज यानी कि 4 मिलियन वो आपके लिए एक रेलिवेंट वैल्यू है। सो आप सिंपली क्या करेंगे जी, इसका कैलकुलेशन कैसे बनाएंगे। अ, ये साथ में दो और इन्फॉर्मेशन भी है, इसको भी देख लेते हैं। सो व्हाट इज़ दिस इन्फॉर्मेशन, एक तो उसने आपको फ्यूल भी दिया और रीइंबर्समेंट ऑफ कार मेंटेनेंस एक्सपेंसेस भी दिए। नाउ जो रीइंबर्समेंट ऑफ कार मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है वो जो हम 5% ऑफ रेंट वो फेयर मार्केट वैल्यू एट इंसेप्शन ऑफ लीज, उसका मतलब ही ये होता है कि कंपनी की मेंटेनेंस की वैल्यू भी इसमें शामिल है। तो ये तो मेरे लिए किसी काम का इन्फॉर्मेशन नहीं है। गाड़ी की मेंटेनेंस पे जो खर्चा हो रहा है वो जब मैं कन्वेंस की वैल्यूएशन बनाऊंगा तब वो शामिल ही कंसिडर किया जाएगा। हाँ अलबत्ता ये जो 250 लीटर पेट्रोल दिया है ये जब और एवरेज प्राइस भी फ्यूल की दी हुई है, ये चूँकि 30% पर्सनल यूज़ में है उसके, तो ये बिल्कुल उसकी इनकम बनेगा। ओके सो दैट्स हाउ विल प्रोसीड। हम क्या करेंगे, सबसे पहले कन्वेंस फैसिलिटी। सो कन्वेंस फैसिलिटी को हमने किस तरह अपनी इनकम बनाया, हमने कहा जी 4 मिलियन का 5%, ये तो आ गया उसकी गाड़ी की वैल्यू और उसकी मेंटेनेंस की। और इसी तरह जो फ्यूल है, फ्यूल चूँकि आपको बताया हुआ है कि उसकी वैल्यू क्या है, 250 रुपये, 250 लीटर फ्यूल है, 180 उसका पर लीटर का रेट है, 12 महीने तक इसको ये मिलेगा और 30% चूँकि प्राइवेट यूज़ में है तो ये उसकी इनकम का पार्ट बनेगा। जो गाड़ी का मेंटेनेंस का खर्च है वो कुछ भी आप इनकम में शामिल नहीं करेंगे। सो वेरी स्मार्टली हमने 3 एडजस्टमेंट्स को ठिकाने लगा दिया है। अब हम आ जाते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। इसके ऊपर हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये एग्जाम फ्रॉम टैक्स होती है। मेडिकल फैसिलिटी, सो मेडिकल इंश्योरेंस जितने भी आपने एम्प्लॉयर ने खर्चा किया, लाख रुपया प्रीमियम पे किया था, सारे का सारा एग्जाम फ्रॉम टैक्स। एडहॉक रिलीफ अलाउंस, एडहॉक रिलीफ्स बेसिकली होते हैं टेम्पररी रिलीफ्स। सो एडहॉक का मतलब ही टेम्पररी है, वक्ती तौर पे आपको कुछ रिलीफ दिया जा रहा है क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है और आपको वन बेसिक सैलरी दी जा रही है। सो ये जो अमाउंट आपको दी जा रही है वन बेसिक सैलरी, दिस इसकी कोई एग्जामेशन की प्रोविजन मौजूद नहीं है। तो अब बेसिक सैलरी हमें यहाँ ऊपर सवाल में हम पढ़ चुके हैं कि वो कितनी हुआ करती है, वो इन्होंने बताया हुआ है कि 8 लाख रुपए होती है। तो अगर 8 लाख रुपए है तो यहाँ पे वही आप अपनी जैसे अगर डॉग रिलीफ की अमाउंट लिखेंगे तो उसमें ये 8 लाख रुपए मेंशन कर लें क्योंकि ये एक दफ़ा ही मिला है इसे। नेक्स्ट इज़ उसने कुछ वर्क फ्रॉम होम का फ़ायदा उठाया और नास्ते इनकर्ड मंथली एक्सपेंडिचर 20,000 फ्रॉम सो एंड सो मंथ्स वर्किंग फ्रॉम होम अंडर कोविड सिचुएशंस। सो उसने अगर घर से काम किया है तो टैक्स लॉ इस बारे में क्या कहता है, उसका कुछ खर्चा हो गया घर पे काम करते हुए। सो टैक्स लॉ में ये कहता है
कि आप वेरी क्लियरली सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 की प्रोविजन है कि नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंस इनकर्ड बाय एम्प्लॉय इन डिराइविंग सैलरी इनकम। सो एम्प्लॉय को कोई भी खर्चा माइनस करने की इजाज़त नहीं देता है टैक्स लॉ। सो लेट्स मूव बैक टू क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये जो आपने खर्चा किया है, ये आपने अपना ही खर्चा किया है। सो आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, यहाँ पे आप कोई भी अमाउंट इनकम में से माइनस नहीं कर सकेंगे। विदहोल्डिंग टैक्स, ये हम जब टैक्स का कैलकुलेशन बना रहे होंगे तो हम टैक्स पेबल में से इसको माइनस करेंगे। जस्ट नोट डाउन दिस फिगर समवेयर, वील यूज़ इट लेटर। अदर इन्फॉर्मेशन में कुछ इजाफी बात क्या बताई गई है जी कि शादी हो गई माशाल्लाह, और 10 लाख रुपए भी मिले, और कैश भी मिले, और गिफ्ट मिला फ्रॉम वेरियस रिलेटिव्स। ठीक है जी। और फ्रेंड्स ने भी पैसे दिए इनको, बहुत अच्छा हो गया। इंक्लूडिंग 4 लाख फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स ने 4 लाख भी दिए इन्होंने। इन एडिशन टू पेरेंट्स टू दिस हिज पेरेंट्स गिफ्टेड हिम अ कार वर्थ 50 लाख। नाउ गिफ्ट्स का ट्रीटमेंट क्या है, पहले हमें वो समझना ज़रूरी है। सो हम ज़रा नोट्स पे जाते हैं और देखते हैं कि टैक्स लॉ इस बारे में हमें क्या कहता है। सो गिफ्ट्स का जो ट्रीटमेंट है वो हमें मिलता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। सो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अमाउंट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन, तो ये गिफ्ट ही होता है एंड इट इज़ टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन दी हुई है, एक्सेप्ट गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव एज डिफाइंड इन सेक्शन 85(5). और 85(5) में रिलेटिव की जो डेफिनेशन है उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता ये चलेगा कि पेरेंट्स इस डेफिनेशन में फॉल करते हैं। तो इसका मतलब पेरेंट्स से अगर कोई गिफ्ट मिलेगा तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं आएगा। लेकिन एक और चीज़ जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही बताई हुई है, वो क्या बताई हुई है, वो ये है जी, वो ये है कि लोन, एडवांस डिपॉजिट, इशुएंस, और आखिर में क्या लिखा हुआ है, GIFT, यानी कि गिफ्ट अगर आपको मिला है तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा। अगर ये रिसीव हुआ, लोन, एडवांस डिपॉजिट, फॉर गिफ्ट शैल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इफ रिसीव फ्रॉम अ टैक्स पे अदर देन banking company, financial institution is received otherwise than by a cross check और बैंकिंग चैनल। अगर आपको कैश में गिफ्ट मिला तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा, अगर वो क्रॉस चेक के थ्रू ना मिला तो इससे अब नतीजा क्या निकला, नतीजा ये निकला कि अब इस सिचुएशन में आपको एक तो ये गाड़ी मिली है, तो ये तो एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगी क्योंकि दिस इज़ गिफ्ट फ्रॉम पेरेंट्स। फिर पेरेंट्स ने 4 लाख रुपए भी दिए हैं, ये उन्होंने कैश में दे दिए हैं, तो ये टैक्स लॉ कहता है जी कि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा। और इसका मतलब ये कि ये 10 लाख रुपए जो कैश गिफ्ट मिला, चाहे पेरेंट्स ने भी गिफ्ट दिया हो कैश में, तो भी वो जो सेकंड अभी हमने प्रोविजन पढ़ी थी उसके मुताबिक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगा। और 5 लाख तो वैसे ही चूँकि पेरेंट्स की तरफ से है, कैश नहीं है, इसलिए 5 लाख विल बी एग्जाम फ्रॉम टैक्स। सो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का जल्दी से एक वर्किंग नोट बना लें और इसमें मेंशन कर दें जी कि गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स पूरे 10 लाख, मिला के 4 लाख जो कि पेरेंट्स ने दिए वो सारे के सारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएंगे क्योंकि कैश में मिले हैं। और जो गाड़ी है पेरेंट्स की तरफ से वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स रहेगी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज़ अबाउट अ कैश डोनेशन, जो आपने पे कर दिया। कैश डोनेशन क्या है जी, कि आपने ये पे किया है कैश डोनेशन ऑफ 4,80,000, और वो आपने दिया है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को जो कि 13 स्केड्यूल में उसका नाम भी है। तो हमें फिर पहले डोनेशंस के बारे में देख लेना चाहिए कि टैक्स लॉ में क्या कहता है। सो टैक्स क्रेडिट्स के चैप्टर को आप रेफ़र करेंगे, सो यू गो टू दिस चैप्टर एंड डोनेशंस वाह मौजूद है। और डोनेशन आपने अगर पे किया है किसी ऐसी एंटिटी को जो 13 स्केड्यूल में है, वेरी गुड, तो आपको टैक्स क्रेडिट मिल सकता है। उसके अलावा इफ़ डोनेशन इज़ पेड इन कैश देन इट मस्ट बी पेड बाय अ क्रॉस चेक, ये मसला हो गया। आपने डोनेशन पे कर दिया कैश में, तो इसका मतलब कि ये किराए पे पानी फिर गया। और अब क्या करना होगा, अब करना ये होगा कि चूंकि आपने, सवाल आपको ये बता रहा है वेरी क्लियरली कि आपने कैश में पे कर दिया है, क्रॉस चेक पे नहीं किया, तो इसका मतलब इस डोनेशन आप एक वर्किंग बनाएं टैक्स क्रेडिट्स की और उसमें बड़ी तमीज़ से मेंशन करें
कि जनाब डोनेशन आपने दिया है 4,80,000 का, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 4,80,000 कैश में है, तो इसका आपको टैक्स क्रेडिट नहीं मिल सकेगा। ओके जी, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज़ अबाउट सम कंट्रीब्यूशन जो आपने 47 लाख रुपए का दिया है टू एन अप्रूव्ड पेंशन फंड अंडर वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स 2005। तो अगर आप किसी पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन दे देते हैं तो टैक्स लॉ क्या आपको इसका कोई टैक्स क्रेडिट दे रहा है? सो टैक्स लॉ बिल्कुल आपको टैक्स क्रेडिट दे रहा है जी, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड। और ये जो है इसमें क्या करना होता है, लेसर ऑफ कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन की अमाउंट को कंपेयर करेंगे आप 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम से, और जो कम वैल्यू होगी दैट विल बी वैल्यू सी, और इस वैल्यू सी को फिर आप क्या करते हैं, ए ओवर बी से मल्टीप्लाई करते हैं। सो ए ओवर बी इंटू सी ये आपने करना होता है, और ए और बी जो है वो आपका टैक्स और इनकम होती है। सो अब इसका मतलब क्या हुआ जी, मतलब ये हुआ कि आपको 47 लाख रुपए का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है, सो टैक्स क्रेडिट तो बनता है। तो हम अभी इसको मेंशन कर लेते हैं कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, लेकिन इसको कंपेयर करना होगा किसके साथ, 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम, और लेसर वैल्यू को वैल्यू सी बनाना होगा। लेकिन चूंकि अभी हमने टैक्सेबल इनकम फाइनल नहीं किया है, तो इसलिए हम मजबूर हैं कि हम अभी कुछ नहीं कर सकते। अभी हमें इस वर्किंग को अधूरा छोड़ना होगा। लेट्स मेक अ ब्यूटीफुल वाइंड अप वर्किंग। नाम लिखें, पर टाइप ऑफ पर्सन लिखें, टैक्स ईयर लिखें। फर्स्ट हेड ऑफ इनकम इज सैलरी, वर्किंग वन से इसका टोटल्स बनाएं, और द टोटल कम्स टू 18.682 मिलियन। इस सैलरी इनकम को यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं जी। उसके बाद जो सेकंड हेड ऑफ इनकम है सवाल में, दैट इज़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसके लिए हम ऑलरेडी वर्किंग टू बना चुके हैं, एंड द फिगर दैट रिलेट्स टू अस इज़ 1 मिलियन। इस 1 मिलियन को भी अपनी इनकम का पार्ट बना देते हैं। सो इसके अलावा कोई हेड ऑफ इनकम नहीं है, और आपके पास कोई डिडक्टिबल अलाउंसेस भी नहीं है, सो वील गेट टू आवर टैक्सेबल इनकम फिगर्स डायरेक्टली। इसके लिए जो टैक्स स्लैब्स हैं वो आप देखेंगे। आई एम एज्यूमिंग कि आपको टैक्स स्लैब अप्लाई करना आता है। ये जो आपकी टैक्सेबल इनकम होती है इसका 75% बनाएं। अगर सैलरी में इससे ज़्यादा अमाउंट पड़ी है, 75% का जो आंसर आता है, लेट्स से इट इज़ ए एंड दिस इज़ बी। अगर बी इज़ ग्रेटर देन ए, तो वील कॉल हिम अ सैलरीड पर्सन, और सैलरीड पर्सन के लिए सैलरीड पर्सन वाले स्लैब जो कि आपको एग्जाम में गिवन होते हैं वो आप लगाएंगे। सो सेवन स्लैब इज़ एप्लीकेबल हियर, एंड वील कैलकुलेट द टैक्स इम्पोज्ड। टैक्स इम्पोज में से आपको माइनस करने होते हैं टैक्स क्रेडिट्स, जिसके लिए वर्किंग 3 ऑलरेडी इन प्रोसेस है। नाउ अब हम वो वैल्यू सी डिटरमिन कर सकते हैं, क्योंकि अब हम 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम बना सकते हैं। सो यू सिंपली मेक दिस 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम, और इन दोनों में से जो कम वैल्यू होगी दैट विल बिकम आर वैल्यू सी। इस वैल्यू सी को मल्टीप्लाई करना होता है ए ओवर बी के साथ, जो कि आपको एक एवरेज, ए और बी का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको एवरेज रेट ऑफ टैक्स एक्चुअली फाइंड आउट करना होता है। सो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो दिस इज़ द टैक्स फिगर, दिस इज़ द इनकम फिगर। सो हम इन फिगर्स को इस्तेमाल करेंगे, एंड वील सो आप ये जो मैंने फिगर्स लिखी हुई ये आप कहीं ट्रेस कर पा रहे हैं? ओके, सो आपको नज़र आ रही हैं, आपके सवाल में ऑलरेडी कैलकुलेट हुई हुई हैं। सो इन तीन फिगर्स से आप दिस मैजिक नंबर पे पहुंच गए, जो कि आपका टैक्स क्रेडिट का अमाउंट है। सो 11,28,740 ये टैक्स क्रेडिट ले आएँ अपनी वर्किंग 3 से। इसको माइनस करें, यू विल गेट टू द फिगर ऑफ टैक्स पेएबल। इसमें से अब आपने विदहोल्डिंग टैक्स माइनस करना है। विदहोल्डिंग टैक्स का फिगर सवाल में दिया गया है हमें, इट्स वेरी क्लियरली मेंशन्ड, कोई इसमें साइंस नहीं है। 4.5 मिलियन इज़ द विदहोल्डिंग टैक्स। तो ये जो विदहोल्डिंग टैक्स है, जो मैंने आपको पहले भी कहा था, आप नोट कर लें कहीं पे। सो वो अब आप माइनस कर लोगे, एंड यू विल बी लेफ्ट ओवर विद एन अमाउंट ऑफ 14,960। दिस इज़ योर टैक्स डिमांड। ओके जी, सो दिस इज़ अबाउट दिस क्वेश्चन। यहाँ तक आपका कोई सवाल होगा तो हम उसको फिर कमेंट्स में आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।